जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। जैसा कि हम लोग अभी तक अगस्त प्रस्ताव को पढ़ चुके हैं और जो अगस्त ऑफर था 1940 8 अगस्त 1940 की घटनाओं को हमने क्रमबद्ध ढंग से पढ़ा और उसी का प्रतिफल था कि पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रोवोकेशन मिला मुस्लिम लीग को। तो उस पूरी घटना को हम आज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि घटनाओं का कैसा एक रूप ऐसे बदला कि भारत में अचानक बाढ़ सी आ गई मुस्लिम लीग को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए। आखिर क्या ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से देश में ऐसे परिवर्तन प्रारंभ हो गए। तो हम आज उसी परिवर्तन को लेकर आए हैं देखने के लिए कि आखिर जब आप कहा करते हैं कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन, तो आप कभी गांधी को दोषी देते हैं, कभी आप नेहरू जी को दोष देते हैं, कभी आप अन्य नेताओं को दोष देते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं कि आप दोषी किसे मानेंगे? जिसने प्रस्ताव रखा हो कि भाई हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे जिसके दिमाग में पल रहा हो कि पाकिस्तान नया चाहिए, या वहाँ की जनता ही चाहती थी कि एक अलग राज्य बने या अलग एक राष्ट्र बने। तो उन सारे बिंदुओं को, ताकि आप जब आप बाहर अब्रॉड इंडिया आप भ्रमण करें और किसी से आप बात हो तो आप तर्कहीन ना हो जाएं कि आखिर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था। तो आपको स्पष्ट तौर पे आप पूरी कहानी जाननी होगी, समझनी होगी। एज ए स्टूडेंट यहाँ राजनेता बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं। यहाँ आपको मुस्लिम लीग का प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कांग्रेस का आप प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं। वी आर स्टूडेंट एंड वी हैव टू रीड ओनली फॉर आवर एग्जामिनेशन एंड फॉर आवर नॉलेज। हमें अपने ज्ञान और अपने परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। हमें तर्क और बुद्धि विवेक का प्रयोग तब करना है जब उस लेवल पे हम अचीव कर लें। यहाँ पर हम सत्य पढ़ाएंगे, इस मंच पे खड़े होकर हम वही पढ़ाएंगे जो सत्य है, जो हमें किताबों में। ना तो मैं जिन्ना साहब के साथ पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाया हूँ और ना नेहरू जी के साथ बैठकर पार्टी किया हूँ और ना ही गांधी जी के साथ चरखा काटा हूँ। सीधा सीधा हम वही पढ़ा रहे हैं जो हमें इतिहासकारों ने बताया है, या कुछ स्वतंत्र इतिहासकारों। आप कहेंगे सर इतिहासकार तो हमेशा चाटकार होते हैं, हम ही पढ़ाते आए। तो हम आप हमेशा कहते हैं जब इतिहास दरबारियों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो जो स्वतंत्र लोग लिखेंगे उन्हें किसी का डर नहीं होता, किसी बाप की बकौती इतिहास नहीं है। तो जो कुछ भी स्वतंत्र इतिहासकार लिखे हैं उनकी बात तो आप मानिएगा ना। अब जैसे बेब मिलर स्वयं, आपको अच्छे से पता है कि गांधी के साथ खड़ा था, आपको अच्छे से पता ना। हमने आपको जब कहानी सुनाई थी प्रांतीय चुनाव के समय में, याद करिए, हमने 1935 के समय आपको कहानी सुनाई थी, पूना समझौते के समय कहानी। तो बेब मिलर जो लिखेगा वो किसी का चाटुकार है क्या, या किसी का कोई एक प्रवोक किया गया व्यक्ति नहीं है ना। तो वो जो लिखेगा वो सही लिखेगा ना। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उन बातों की जो वास्तव में सत्य हैं। हम इस बात पर नहीं बात करेंगे कि क्या होना चाहिए था, क्या है पे बात करेंगे। क्या होना चाहिए था वो हमारे आपके बस में नहीं, वो हो चुका है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, निर्णय आप करिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में। सोशल कमेंट अवश्य करिए। तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या सही था, क्या गलत था, किसके दिमाग में क्या पल रहा था। पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। आपके दिमाग में जो एक पल रही भावना थी कि नेता बुरे होते हैं, वो चाहे जिन्ना हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे कुछ हो। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, नोट कर लिए अपने कापी में। किसी देश के नेता भ्रष्ट हैं इसलिए क्योंकि वहाँ की जनता भ्रष्ट है। क्योंकि एक देश वही नेता बनाकर तैयार करता है जैसी वहाँ की जनता होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेता ईमानदार अच्छा हो तो शुरुआत अपने से करिए। अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला बदलाव आपको अपने अंदर लाना होगा, तब आपको संसार से कहने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिए कि अगर किसी देश का नेता भ्रष्ट है और नेता के मन में कोई खोट है तो वो जनता खोट चाहती है। तो क्या पाकिस्तान भी चाहता था, या वो क्षेत्र, अभी तो पाकिस्तान है भी नहीं, क्या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्या चाहता था कि वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो? अगर था तो इससे पहले के समय में जितने विदेशी आक्रमण हुए थे, चाहे आप गजनवी गोरी से लेकर वर्तमान तक आ जाइए, तब उन्होंने एक अलग राष्ट्र क्यों नहीं वहाँ बना लिया? वहाँ के लोगों ने, वहाँ तो सब मुस्लिम आबादी थी, तो उन्होंने पहले क्यों राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करी? इसका मतलब है कि ये वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, ये अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
चलिए कौन कहाँ खाता, पूरी कहानी आपको चलिए सुनाता हूँ। 1906 में, आपको पता है 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, मैं आपको पढ़ाया हूँ, सलीमुल्लाह खान ने जो ढाका के में इस मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिशर्स ने बंगाल के 2 टुकड़े के, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने आपको 3-4 जगह ऐसा ही मैंने आपको पढ़ाया था। कब? जब दारा सिकोह औरंगजेब की कहानी सुनाई थी मैंने, कि उस समय डिवाइडेशन, एक विभाजन रेखा तय हुई थी औरंगजेब दारा सिकोह के बीच, कि एक लोकतांत्रिक व्यक्ति समाप्त होकर एक कट्टरवादी व्यक्ति बैठ रहा है। तब मैंने आपको कहा था कि वास्तव में विभाजन की रूपरेखा वहाँ तय हुई थी। याद करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैंने आपको कहा था, बिंदु जब उसके भाई के साथ उसका विवाद होता है, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी के रूप में था, तब मैंने कहा था कि ये विभाजन की रूपरेखा यहाँ तय हो रही। याद करिए त्रिकोणीय संघर्ष, जब धर्मपाल का युद्ध होता है प्रतिहारों से, तब मैंने आपको कहा था यहाँ रूपरेखा तय होती भारत के विभाजन की। याद करिए मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया मैंने सब बताया। तो आज की जो रूपरेखा है वो 1906 से शुरू होती है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो उद्देश्य सिर्फ ये था, ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल का विभाजन किया तो क्या सोच कर किया था, कहीं पर मुस्लिम बहुल कर दिया, हिंदू अल्पसंख्यक कर दिया, और कहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक कर दिया, मुस्लिम बहुल कर दिया। यानी कि ताकि ये आपस में बट जाएं और हम एक वर्ग, जहाँ पर उनकी कमी है वहाँ पर हम चिल्लाएं, दूसरी जगह जहाँ उनकी अधिकता है कि देखो वहाँ पर तुम्हारे लोगों पर शोषण हो रहा है। तो जहाँ मुस्लिम नहीं हैं और जहाँ मुस्लिम हैं, तो जहाँ मुस्लिम हैं उनको हम ये बताएंगे वहाँ कम है, इसीलिए देखो हिंदू शोषण कर रहे हैं, और जहाँ हिंदू कम है वहाँ जाकर हम कहेंगे हिंदुओं से देखो तुम्हारे हिंदुओं पर शोषण हो रहा। और यही परिणाम था कि मुस्लिमों के अंदर एक बीज बो ले गए और कर्जन अपने उद्देश्य में सफल हो गया। क्योंकि उस समय सर सैयद अहमद खां के दिमाग में आ गया कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस वैसे भी नहीं कर रही थी, ये तो जानकर हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसा दल होना चाहिए जो मुस्लिमों की बात रखे, और वो दल था मुस्लिम लीग, ढाका में बना। 1907 में सूरत अधिवेशन के समय अगर जश्न कोई मनाया था तो मुस्लिम लीग मनाई थी। आहा, बहुत बढ़िया, कांग्रेस का विभाजन हो गया, अब तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको ऐसा लॉलीपॉप देता रहा ब्रिटिशर्स, और आप इतने नादान थे कि आप लॉलीपॉप लेते रहे। कभी आप अपने लोगों से पूछते क्या वास्तव में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? अरे कल तक जो गले मिलकर रहे थे, आज एक रेखा खींच देने से कोई अलग हो जाता है क्या? यस, 1909 में जब मार्ले मिंटो आया, अधिनियम आया, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की जब पहली बार बात कही, कोई मुस्लिम खड़ा होगा मुस्लिम ही वोट देगा, तो मैं आंखें फूटी थी तुम्हारी कि मुस्लिम क्यों वोट देगा यार? किसी गांव में हिंदू मुस्लिम सब हैं तो सबको वोट देना चाहिए, मुस्लिम क्यों वोट देगा? सही बात है या नहीं? 1916 में जब आपके ऊपर आ पड़ी कि तुर्की के खलीफा को भी वर्ल्ड वार में शामिल करके उनकी छीछा लेदर कर दी, तो कहा नहीं ब्रिटिशर्स बुरे हैं। 1919 में वो फिर अच्छे हो जाते हैं। 1924 में आप फिर से उनको कह देते नहीं अब हम अलग रहेंगे, कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं करेंगे। 1929 में जब आप लाहौर अधिवेशन हो रहा होता है तो आप जश्न मना रहे होते ये कह के कि पूर्ण स्वराज क्या मांगेंगे, हमें तो डोमिनियन स्टेटस ही चल जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन आता, आप उसका समर्थन करने के लिए जगह जगह आप उनको समर्थन कर रहे होते। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुछ राजनीतिक रोटियां उन्होंने फेंक दे की तो 1909, 1919 में, 1924 में। सही है या नहीं? 1932 में पूना समझौता के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये हो गया था कि आप जाकर गोलमेज सम्मेलन में मांग कर रहे थे कि हमें मुस्लिम के तौर पर अलग कर दो, हमें जातिवाद के आधार पर, डिप्रेस्ड क्लास के आधार पर हमें अलग कर दो। मांग करने गए थे आप, क्यों गए थे? शोषण हो रहा था। इससे पहले शोषण क्यों नहीं हो रहा था? कहीं विवेक लगाया आपने? गांधी जी ने जब यही तो कहा मीना से कि आखिर समस्या क्या है वो तो बोलो, कहाँ समस्या, क्यों एक अलग राष्ट्र चाहिए? तो बोले नहीं वो सब नहीं जानते। जैसे आप एक बेटा होता ना छोटा, वो जिद कर देता है, आप उससे पूछोगे कि आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? हम लड़ाई जो है कुछ करें, हम लड़ेंगे बस। अरे बात तो नहीं, हम पहले लड़ेंगे। क्या बकवास की बात है यार? तुम बात तो बताओ, आखिर मुस्लिमों के साथ कहाँ बुरा हो रहा था? बात करने को तैयार नहीं थे मुस्लिमों के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके दिमाग में भर रखा था कि तुम्हारे साथ शोषण होगा। ये बहुसंख्यक वर्ग है और कांग्रेस तो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व। क्यों? उसमें व्यापारी हैं, उसमें कृषक, बड़े कृषक जमींदार हैं, उसमें भूमाफिया हैं। ये आपका प्रतिनिधित्व करेंगे तो आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? और ये बात बिठाने में ब्रिटिशर्स सफल रहे।
जब भी उन्हें आवश्यकता होती भारत में कुछ भी उल्टा पुल्टा कराना तो मुस्लिम लीग को प्रोवोक कर देते थे, लड़ जाते थे और वो अपना हित साधन कर लेते थे। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो याद करिए यही मुस्लिम लीग तटस्थ थी, ना हम अच्छे में ना बुरे में, दरे में ना छरे में। 1937 के चुनाव में जब 3 जगह आपको मैंने पढ़ाया कि सिंध में, बंगाल में, पंजाब में आपने मिली जुली सरकारें बनाई, इसका मतलब वहाँ मुस्लिम बहुल होने के बाद भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, यानी हमारा मुस्लिम भाई खुद नहीं चाह रहा था कि एक अलग पाकिस्तान या अलग कोई देश बने, तो आपने ज़बरदस्ती भूमिका क्यों बना रखी थी? ध्यान से सुनिएगा, 37 में केवल 3 ही जगह तो कांग्रेस सरकार की, 8 जगह ब्रिटिश इंडिया प्रांतों में कांग्रेस सरकार भी थी। जब हमने 22 अक्टूबर 1939 को जब हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये बात कही कि हम प्रांतीय सरकारें इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि आपने हमसे बिना पूछे हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका है, तो आपने कहा 22 अक्टूबर वाह मुक्ति दिवस है, वाह वेरी गुड। काहे का मुक्ति दिवस? आज भारत कांग्रेस से मुक्त हो गया। तो तुम चलाते संस्था, कौन चलाता संस्था? आप भारत को चला पाते? अरे आपकी तो वास्तविकता मैकडोनाल्ड ने पहले गोलमेज सम्मेलन में ही खोल कर रख दी थी, दूसरे में और तीसरे में तो आपको एकदम लुटिया डुबा रही थी। क्या कहा था? यहाँ मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम लीग है, यहाँ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है, यहाँ सिख हैं, यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले, कीरत सिंह भी हैं, स्वर्ण सिंह भी हैं, लेकिन यहाँ भारत माता नहीं है। और भारत माता कोई वो व्यक्ति नहीं है, भारत माता मीन्स कांग्रेस उस समय थी भारत माता के रूप में, आज वाली बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के रूप में भारत माता के रूप कांग्रेस थी। उसने कहा मैं किससे बात करूँ? इसका मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं थी यार, ज़बरदस्ती मेज में जाके एक छेंक के बैठ जाए कुर्सी, हमारी है। होता ना शादी ब्याह में जब जयमाल पढ़ने वाला तो 4 से बुजुर्ग लोग पहली सीट पकड़ के बैठ जाते हैं और उठ नहीं सकते, फ़ोटो खींचे जाए ना खींचे। यही हालत मुस्लिम लीग की थी, जबरिया तुम आगे बढ़ रहे थे। 1939 के बाद भी आपको सचेत किया गया था त्रिपुरा अधिवेशन के बाद कि अभी भी मुस्लिम लीग को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कहानी सुनेंगे। 23 मार्च 1940 को जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, नकलची तो थे ही, तो जैसे वार्षिक अधिवेशन होते थे कांग्रेस के वैसे ही वार्षिक अधिवेशन होते थे मुस्लिम लीग के। तो मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन ठीक 11 वर्ष बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होते, 1930 में उन्होंने स्वराज की मांग करी थी, उन्होंने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक 10 वर्ष बाद 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का और उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें 2 तरह समझिए। एक तरफ जिन्ना जी अपनी राजनीति चल रहे हैं मुस्लिमों को लेकर और एक तरफ गांधी जी चल रहे हैं सर्वधर्म समभाव की बात को लेकर। ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी पर अभी स्वार्थ नहीं है, यह मान रहे हैं कि अभी तक स्वार्थ था, अब नहीं है। अब गांधी जी को एक राष्ट्र चाहिए जिसमें हम विभाजित हो ना हो, हम एक बनकर रहें, ब्रिटिश से यहाँ से चले जाएं। लेकिन जिन्ना ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इनमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ या कांग्रेस में मिक्स हो जाता हूँ तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं अपनी कैसे बात रखूँगा कि मैं भी हूँ। तो उसने कुछ लोगों के दिमाग में कीड़े पाले और उन कीड़ों के आधार पर आप कहेंगे सर आप ये कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, यंग इंडिया नामक एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि जिन्ना साहब की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम ही पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो शब्द ही नहीं कही था। चलिए आते हैं रियल कहानी में। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में पहली बार एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जाती है। जिन्ना साहब मंच पे खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं और भाषण देते देते वो ये भुला गए कि जिस देश की मिट्टी पे खड़े हो उसी का अन्न खाकर आप आज बोल पा रहे हो, आप इस लायक हो कि आप भाषण दे पा रहे हो। और उन्होंने कह डाला कि मैं स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करूँगा, अदरवाइज जब तक मैं इस धरती में गड़ नहीं जाता तब तक मैं चिल्लाता रहूँगा मुझे अलग राष्ट्र, अलग राष्ट्र, अलग राष्ट्र, वो भी मुस्लिम वाला चाहिए। अब यहाँ रुकिएगा। अगर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था तो एट द टाइम सारे मुस्लिम को एक सूचना दी जाती है 1947 में कि भैया तुम्हारे लिए एक जिन्ना साहब एक अलग देश बना रहे हैं, वहाँ जाकर रहो। नहीं भाई, हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन थे उन्होंने मना कर दिया, पागल है जिन्ना,
ये मेरा ज़मीन है, मैं इस ज़मीन का हूँ, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? जिन्ना चला जाए उसको जाना है। हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत है हमें इस ज़मीन से, इस सरजमी को हम रोज़ छूकर हाथ से ऐसे सलाम करते हैं। हम इसको क्यों छोड़ के चला जाए जिन्ना जिसको जाना? ये हमारा विश्व बंधुत्व था, ये हमारी एकता थी, ये हमारा प्रेम था। आप उसे फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। 23 मार्च 1940 को जब ये भाषण देते हैं, उसमें जब ये कहते हैं कि मैं अंतिम संकल्प तक लड़ाई लड़ूंगा, द्विराष्ट्र को मैं पाकिस्तान अलग बनवाकर ही मानूंगा, अदरवाइज मैं इस मिट्टी में गड़ा रहूँगा। अब होता है ना कि अगर मुखिया आगे कुछ कहते तो पीछे वाले हम भी तुम्हारे साथ तैयार, अल्लाह अकबर, हम तुम्हारे साथ तैयार। अल्लाह अकबर का मतलब तक नहीं पता जो अल्लाह अकबर क्या कहते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, धर्म को जानो, धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं। और हम लोग होता क्या, धर्म जानते नहीं, धर्म मानते हैं। यही एक समस्या थी हमारे साथ। और 23 मार्च 1940 को जब ये प्रस्ताव पास होता है इस बात को लेकर कि हमें एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, तो उसका एक प्रस्ताव बनवाता है जिन्ना। अभी मैं इनको जिन्ना साहब नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन्ना साहब तो 1939 से पहले थे, क्योंकि इनके दिमाग में शायद बदलाव परिवर्तन हो जाता, लेकिन जिन्ना साहब ने परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। और ध्यान रखिए, समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो समय अपना निकल जाएगा, अगर आप वहीं खड़े रहेंगे। यही हुआ। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, अध्यक्षता जिन्ना साहब कर रहे हैं, और उन्होंने उद्देश्य रखा कि एक स्वतंत्र व संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने बोल क्या डाला, शपथ, अंतिम सांस तक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ले लो अपना राष्ट्र। इसके लिए एक प्रस्ताव बनाया गया, और इस प्रस्ताव को ध्यान से सुनिएगा, प्रस्ताव का निर्माण करने वाला कौन था? सिकंदर हयात खान। अगस्त प्रस्ताव में हमने आपको कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिशर्स के पीठ में छुरा घोंप रही है, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करके। अगस्त प्रस्ताव के चौथे बिंदु में यही लिखा था कि जब तक आप अल्पसंख्यक वर्ग की सहमति नहीं ले लेते, तब तक आपको संविधान निर्माण की अनुमति नहीं होगी। और इसी बिहार पर उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना बना ली। समझ में आया ना? चौथा बिंदु याद करिए, 4 ही बिंदु तो मैंने आपसे कहा था। सबसे पहले युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, भारत को अपने द्वारा अपने लोगों के लिए एक संविधान निर्माण किया जाएगा। चौथा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में यहाँ के जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी सहमत होना आवश्यक है। यही 4 थे ना, और उसी चौथे बिंदु को बनाकर इन्होंने मुस्लिम की पाकिस्तान की मांग रख दी। आप पूरी कहानी समझ में नहीं, अगस्त प्रस्ताव के परिणाम क्यों है ये समझ में? अब क्या हुआ, इन्होंने जो सिकंदर हयात खान जो कल चिल्ला रहा था अगस्त प्रस्ताव में कि वास्तव में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा कर, मुस्लिम लीग ने भी क्यों नहीं मान लिया यार? उसने भी तो इग्नोर कर दिया था, क्योंकि तुम्हारे लिए भी लिखा था कि किसी ऐसे वर्ग को सत्ता नहीं सौंपी जाए जो शक्तिशाली वर्ग हो, ऐसे व्यक्ति को न सौंपी जाए। ठीक, जिसका विरोध एक शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो, तो शक्तिशाली वर्ग उस समय तो कांग्रेस ही था, और नीचे कौन था? मुस्लिम लीग। तो उनको क्यों बना देंगे हम? तो इसलिए चिढ़कर मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव। लेकिन सिकंदर हयात खान ने क्या कहा था कि वास्तव में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त सफर का ठुकरा कर कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के पीठ पे छुरा घोंपा है। वही सिकंदर हयात खान है, इन्होंने ही बनाया था द्विराष्ट्र निर्माण का प्रस्ताव। ठीक, और इसको प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। किसने प्रस्तुत किया था? फजलुल हक ने, एक मोटा तगड़ा आदमी जिसको बात करने का सहूर न, उसने पेश किया था। ध्यान से सुनिएगा। और इसका समर्थन करने वाला कौन था? खलीक उजम्मा, जो कि बंगाल में उस समय शासन कर रहा था। ये पंजाब में कर रहे थे, ये हैदराबाद के क्षेत्रों में, दक्षिण में कर रहे थे। इस प्रकार इन तीनों लोगों ने मिलकर अपने लिए एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव रखा। कहाँ? 23 मार्च 1940 को। अब ध्यान रखिए कि क्रम से चलेगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा उसके बाद ही ये आएगा, तो क्रम मिलाने के बाद तो पहले ना अगस्त घोषणा आएगा तो 1917 है, अगस्त ऑफर आएगा तो 1940 है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान मांग आएगा तो वो 23 मार्च 1940 है, यानी इसके अगस्त प्रस्ताव के बाद होगा। ठीक, आगे चलिए देखिए क्या है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन आप अच्छे जाने हो रहा है, और उसमें 23 मार्च 1943 को, नोट करिएगा, 3 वर्ष बाद मुस्लिम लीग खुश हो जाती। क्यों? करो या मरो के समय गांधी जी के साथ बहुत प्रकांड रूप से ये होता है कि अब ब्रिटिशर्स भारत को शायद छोड़ दें, और जैसे छोड़ेंगे मेरा एक अलग राष्ट्र बन जाएगा। तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग दिवस मनाया, और आज भी मुस्लिम लीग अपना दिवस मनाती है पाकिस्तान के क्षेत्रों में।
क्योंकि 23 मार्च को ही जिन्ना साहब ने शपथ ली थी और वे कायदे आजम कहे जाते हैं, खाक आजम थे आप। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग दिवस के रूप में मनाया जाता, कहाँ? पाकिस्तान के क्षेत्रों में। अब कारण कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जिन्ना साहब को? हम इसलिए कह रहे हैं कि द्वि राष्ट्र निर्माण के बजाय हम एक राष्ट्र निर्माण करते और सब लोगों में समान संसाधनों का बंटवारे की बात करते। हम सब बराबर हैं, हमें समान संसाधनों का बंटवारा कर दिया जाए, हमें कोई समस्या नहीं। अरे आपसे बड़ा देश रसिया है, आपसे बड़ा देश यूएसए है, आपसे बड़ा देश कनाडा है, आपसे बड़ा देश ब्राज़ील, इतने बड़े बड़े देश हैं, महाद्वीप हैं, और वे सब समूह में बनाकर रह रहे हैं। और हम एक उपमहाद्वीप होकर, अरे यहाँ तो 4 पाकिस्तान की बात हो रही। पढ़िए कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, अवसर लगे तो कमलेश्वर साहब का कितने पाकिस्तान एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सबके दिमाग में चल क्या रहा था। और जो ओछी बात करेंगे वो नीचे कमेंट शुरू कर देंगे, जिन्ना को काहे कुछ कहा तो पढ़ ले यार भैया एक बार। हमने कहा ना, हम धर्म को मानते हैं, धर्म को जानते नहीं, हम इतिहास को जानते नहीं। हम 4 वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी जो भड़काऊ बातें करता है और बस भड़क जाते हैं। अरे अपना भी विवेक भगवान ने दिया यार, इतना बड़ा 1400 ग्राम का, इसका यूज कर लो, कभी पढ़ लो 4 किताबें। जो किताबें पढ़ा करते हो जिरे नहीं क्या करते, क्योंकि वो वास्तविकता जानते हैं। देखिए क्या समर्थन इसका खलीक उजम्मा ने कहा, हो गया ठीक, कोई बात नहीं, आप माना लीजिए। और इसकी पूरी पृष्ठभूमि कहाँ से आती, देखिए 1930 में जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में चले, ध्यान से सुनेगा, लाहौर में चल रही थी। मैं यहाँ पर एक मैप बनाता हूँ, ज़रा आप देखिएगा, एक इसकी साइड लीजिए, वैसे मैं इसकी साइड आपको दे रहा हूँ, जल्दी लीजिए। देखिए हुआ क्या कि अगर हम इंडिया के मैप में डिनोटेशन करें तो ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पर हम अगर इसको डिनोटेशन करेंगे, आप ज़रा गौर करिए, ये वाला पोर्शन तो हमारा है ही भैया, ये पाकिस्तान हमारा ही है। ध्यान सुनिएगा, लाहौर में एक अधिवेशन हो रहा है और उसी समय मुस्लिम लीग अपना अधिवेशन इलाहाबाद में कर रही है। इलाहाबाद में हो रहा है अधिवेशन 1930 में, और यहाँ पर लाहौर अधिवेशन हो रहा है 1930 में। यहाँ पर बात की जा रही पूर्ण स्वराज की, गुड, और यहाँ बात की जा रही 2 स्वतंत्र राष्ट्र की, और जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब था 2 नेशन थ्योरी। और ये 2 नेशन थ्योरी के जो पिताजी बने घूम रहे थे वो इकबाल साहब थे। कौन था? मोहम्मद इकबाल। इन्होंने अध्यक्षता करी इलाहाबाद अधिवेशन की 1930 में, और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र, भारत को विभाजित हो जाना चाहिए 2 राष्ट्रों में, जो एक मुस्लिमों का समर्थन करने वाला हो। 1707 से पहले कभी कहे नहीं मांग करे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर एक अलग देश बन जाए, हिंदुओं को अलग कर दो, मुस्लिमों को अलग। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब था ना, वो छौं छोटा कर देता, अभी कोई छोटा करने वाला था नहीं ना, इसलिए आप कुछ कह सकते थे। मोहम्मद इकबाल साहब ने 2 नेशन थ्योरी, एक यहाँ पर पूर्ण स्वराज बना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा नहीं, ये सब बकवास कांग्रेस, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। और 2 नेशन थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद इकबाल साहब को। ये कौन है मोहम्मद इकबाल? समझ लीजिएगा, सारे जहाँ से था हिंदू से था हमारा, और 1929 आते आते, ये 1920 की बात है, 1930 पार करते करते 40 आते आते आपका सुर बदल गए, सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। वेरी गुड। ऐसा बदलते तो मैंने गिरगिट को भी न देखा। आप कवि थे, ये वही हैं इकबाल जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था, और जिसे पूरी जन जन तक पहुँचाने का श्रेय किसको गया? भगत सिंह को। भगत सिंह इस नारे को लिखना आसान था, लेकिन इस नारे को जन जन तक पहुँचाने का श्रेय भगत सिंह को है। तो अगर इंकलाब जिंदाबाद नारा का प्रयोग किसने किया? तो पक्का भगत सिंह ने। लेकिन अगर इंकलाब जिंदाबाद लिखा किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और इन्होंने ही 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग के 2 नेशन थ्योरी की पहली विचारधारा रखी कि हमें 2 राष्ट्र चाहिए, जो एक मुस्लिम बहुल हो और एक हिंदू बहुल हो, हमें कोई समस्या नहीं थी 1930 में, जबकि हम लड़ रहे थे साइमन कमीशन के विरोध के लिए, और आप मांग रख रहे थे। निर्णय मैंने आप पे छोड़ा है, निर्णय कर लीजिएगा कि कौन सही था कौन गलत था। हम विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का, लाला लाजपत राय का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, वो शहीद होने को तैयार हैं, वो 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ने को तैयार, और आप मांग कर रहे पाकिस्तान से। क्या यार बेतुकी बातें।
जहाँ गांधी जी को वहाँ पर दिल्ली में एक बहुत बड़ा जनसमूह पंजाब का कह रहा कि आप जाना तो इरविन से बात करना इन तीनों बच्चों को बचाने की, और वहाँ आप कह रहे हमें पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है यार। और इस 1930 की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल ने टू नेशन थ्योरी रखी, और 1933 में रहमत अली नाम का एक लड़का, अभी लड़का ही है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, चलिए कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है 1933 में। ध्यान से सुनिए, 1933 में गांधी जी की हरिजन पत्रिका आती है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि किताबिया में ना मिलेगा और ना ही यूट्यूबिया में मिलेगा, क्योंकि उनका व्यवसाय है, मेरा व्यवसाय नहीं। हरिजन पत्रिका छप रही डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में कि हम अपने भाइयों को ऊंचा उठाएंगे। हरिजन शब्द गांधी का था ना, हम इनको ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ 1933 में रहमत अली के दिमाग में पाकिस्तान शब्द आता है। क्यों? आपको आवश्यकता क्या पड़ गई कि भारत का विभाजन हो जाए? एक तो वैसे भी हम डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से दुखी हैं कि हमारे भाई हमसे अलग हो रहे हैं, और दूसरा तुम रहमत अली साहब और एक नया बीज बो रहे हो कि हमें एक अलग पाकिस्तान शब्द चाहिए। रियल में आपको किताब मिलेगा पाकिस्तान PAKISTAN, गलत, उसने केवल पाक शब्द कहा था, उसको बाद कर पाकिस्तान डिनोट करके उसमें तान और जोड़ दिया गया। हमारे यहाँ तो वैसे भी टांगे जोड़ने में, टांग तोड़ने में बड़ा माहिर माना जाता भारत देश। तो पाकिस्तान में P का मतलब था पंजाब, A का मतलब था अफगानिस्तान जिसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा करते थे, KI का मतलब होता था कश्मीर, और S माने होता सिंध, और तान का मतलब होता बलूचिस्तान। इनको सबको मिलाकर एक ऐसे संप्रभु राज्य की स्थापना करी जाए जिसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होता हो। किसका प्रतिनिधित्व होता हो? मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होता हो। तो ये रहमत अली के दिमाग के ऊपर तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि दिमाग में लोगों के ये बैठा दिया कि मुस्लिम तभी खुश रह सकते हैं जब आप एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर लें। मैं अभी आपसे कह रहा था, एक देश के नेता कैसे होते हैं इसका निर्णय वहाँ की जनता से किया जाता है। जैसी वहाँ की जनता होती है वैसे ही वहाँ के नेता होते हैं। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा, जब चोरी का अवसर आपको मिलता है तो आप भी आंख मूंद कर कह लेते कौन देख रहा है, तो जब नेता करते हैं तो आपके चिल्लाते घूमते हैं। आप चोरी करते हैं समय की, आप चोरी करते हैं अपने काम, जब आपका काम चोरी नहीं है, आपका ईमानदारी से समय है कि 18 से 20 घंटे आपको ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए पढ़ना चाहिए। आप समय की चोरी कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हैं, और फिर ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं कि नेता ने कहा था अपनी बात से कैसे मुकर गया। तुम क्यों मुकर गए अपनी बात से? तुमने भी अपने परिवार को, अपने समाज को आश्वासन दे रखा था कि हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे एक दिन। आपने भी तो बदलाव किया, आपने भी चोरी करी। आप जैसे हैं आपके नेता वैसे ही होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिटलर ने साफ साफ कहा था वहाँ की जनता जैसी होगी नेता वैसे ही होते हैं, क्योंकि हम ही द्वारा चुनकर भेजे गए व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ का मतलब है कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि मुस्लिम जब तक अलग नहीं होगा तब तक वो खुश नहीं रह सकता। और इसकी पुष्टि 1930 में इकबाल साहब ने इलाहाबाद में करी, तो पूरे भारत, पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। मोहम्मद इकबाल साहब ने जो भी कहा, ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता रहा, वो अध्यक्ष थे इलाहाबाद अधिवेशन के, मान सकते हैं। लेकिन वो बात रहमत अली को कैसे पता चली 1933 में, जब एक तरफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के लिए अम्बेडकर जी लड़ रहे हैं, हरिजनों के लिए गांधी जी लड़ रहे हैं, तुम्हें पाकिस्तान चाहिए। कहीं तो गड़बड़ था, कहीं लोचा है। वो लोचा क्या, वो समझ लीजिए। जिन्ना साहब और उनके कुछ रहनुमा एक मंत्रणा कर रहे हैं क्या, कि अगर देश स्वतंत्र हो गया, क्योंकि इस समय स्थितियां बहुत बुरी हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा और ब्रिटेन की दुर्दशा बहुत तेज़ी से हिटलर कर रहा है, और बहुत सारे देश एक साथ मिलकर कूटने में लग गए हैं ब्रिटेन को। तो हो सकता है भारत आज़ाद अभी हो जाए, और आज़ाद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी तो आपको शामिल करने वाले नहीं। गांधी जी तो क्षमा दया के प्रतिमूर्ति थे, मान लेंगे, लेकिन गांधी की सुनेगा कौन? वल्लभ भाई पटेल आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप नहीं सुन रहे थे हर बार उनकी। इसलिए आपकी मजबूरी थी, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए था जिससे लोगों के जहन में बैठ जाए कि मुस्लिम असुरक्षित है, मुस्लिम को एक अलग देश चाहिए। ईमानदारी से बताना, जितने भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो, मुस्लिम भारत से ज़्यादा कहाँ सुरक्षित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको भी लगता हो कि इससे ज़्यादा किसी देश में मुस्लिम सुरक्षित है, विश्वास करिए, आप 15 दिन के लिए हो आइएगा, लौट के अगर एयरपोर्ट में उतर के इस मिट्टी को न चूमिएगा तो मैं मान जाऊँगा कि मैंने पढ़ाना भी करा था।
क्योंकि इस मिट्टी में इतना प्रेम है जिसने आपको सबको दिया। चले जाइएगा जिनको आप अपना आदर्श मूल स्थान मानते हैं, विश्वास करिए आप सांस लेने में आपको घुटन महसूस होगी। और इस देश में कितनी खुली हवा, कितना स्वतंत्र जीवन आप जी रहे हैं। आप प्रशासन को गाली दे सकते हैं, आप यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को, यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण को, विचारधाराओं को, इसको उसको गाली दे सकते हैं, लेकिन जिस मिट्टी पे पले बढ़े हम उसे गाली नहीं दे सकते। और यही गड़बड़ था इस समय मुस्लिम लीग के दिमाग में कि अगर ये भारत आज़ाद हो गया तो हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, तो हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे कि मैं भी तो कुछ था। गांधी जी ने लास्ट में कह दिया था कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा, तो जिन्ना साहब कहा बहु सही। क्या बात है, आगे बात समझ में। तो इसकी पूरी रूपरेखा कहाँ से बननी शुरू होती, पूरी स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव के अंतिम बिंदु को आधार बना लेते हैं कौन, मुस्लिम लीग वाले। ठीक, ध्यान से सुनेगा। उस 8 अगस्त की बात कर रहा हूँ, मार्च में ही 23 मार्च 1940 को इसका अधिवेशन हो चुका था, ये पास हो चुका था पहले ही। उसके बाद इन्होंने मांगे रखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू कर दिया। भैया 8 अगस्त 1940 मैंने पढ़ाया है, वो अगस्त प्रस्ताव आता, उसकी चौथी बिंदु पर डिबेट हो रही, और ये 23 मार्च 1940 की बात है, यानी कि 3-4 महीना पहले की बात है। ये अपना प्रस्ताव रख चुके हैं, मे बी उन्होंने इनको इस दृष्टिकोण में रखकर अपनी बात रखी होगी। समझ में आया ना। तो 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल साहब ने 2 नेशन थ्योरी रखी, और 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करने के लिए रहमत अली नामक एक स्टूडेंट ने, जो उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उसने पाकिस्तान जैसे शब्द का सृजन किया। पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब अफगानिस्तान, के आई का मतलब कश्मीर, और एस का मतलब सिंध, और तान का मतलब होता बलूचिस्तान। इनको मिलाकर उसने एक पंपलेट छापा। उस पंपलेट में लिखा क्या था, नाउ आर नेवर, पेरिस फॉर एवर। या तो अब युद्ध करो, या अपनी बात रखो, या हमेशा के लिए समाप्त हो जाओ। यानी कि या तो पाकिस्तान मांग रखकर मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र निर्माण करवा लो, या अपना अस्तित्व खो बैठो। उस पंपलेट के बाद पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर दिया उसने कि बिना पाकिस्तान बने भारत में मुस्लिम सुरक्षित ही नहीं है। और जब लोगों के अंदर कोई झूठ है, अगर 100 बार 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 रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है यार बात कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। तो सबके दिमाग में बीज बो दिया, और वो बीज, बड़ा विडम्बना है कि वो बीज अभी भी पनप रहा है लोगों के दिमाग में कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया, इस मिट्टी से अच्छा कोई दुनिया में कहीं कोई जगह होगी। कहीं आप चले, या तो कहीं भयंकर गर्मी होगी, या भयंकर ठंडी होगी, या बारिश होगी, और ऐसी जगह पलते जहाँ सब कुछ है, और ये मिट्टी सोना उगलती है। कहीं कहीं तो केवल ज्वालामुखी उगलती है, और लोग वहाँ भी रहते हैं। और हमारी मिट्टी सोना उगलती है, उससे प्रेम नहीं है आपको। यहाँ आपको घुटन महसूस होती। चले जाए यार कुछ दिन के लिए, मौज कराओ, यहाँ से नागरिकता त्याग करके ले लो उन्हीं देशों की नागरिकता, पता चल जाएगा आपको इस मिट्टी से प्रेम करने का अस्तित्व। रहमत अली साहब के दिमाग में जो आया, हो सकता है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो। उन्होंने जो भी पंपलेट में छापा और वो वितरित किया, उसके बाद पाकिस्तान हाईलाइट हो गया, और इसी आधार पर पाकिस्तान की मांग प्रारंभ कर दी किसने, मुस्लिम लीग ने। तो ये कहानी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी रहमत अली के साथ 1930 से लेकर अभी तक। अब आप कहेंगे सर कि पाकिस्तान साथ भले रहमत अली ने दिया, सब कुछ दिया, 2 नेशन थ्योरी का समर्थन क्या किसी कांग्रेसी लोगों ने भी किया था? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस ने तुरंत ही इन सारी चीज़ों से अपना पल्ला झाड़ लिया, और ये कह के अपनी बात टाली कि भारत में किसी दूसरे राष्ट्र की संकल्पना की ही नहीं जा सकती। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग और महान हैं। एक महान व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति क्यों कहें, व्यक्तित्व हैं, किताब में है, मैं उनको ज़रा लिख देता हूँ। इन महान व्यक्तित्व का नाम है, यस, इन व्यक्तित्व का नाम है जफ़र हुसैन, या जफरुल हुसैन कहीं लिखा है, या हसैन कहीं लिखा है, आप लिख लेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि भारत के 4 टुकड़े करने चाहिए। वेरी गुड। आज के समय होते तो 6 आपके कर दिए जाते। नंबर 1, पहला होना चाहिए पाकिस्तान, दूसरा होना चाहिए हिंदुस्तान, तीसरा होना चाहिए हैदराबाद, और एक और नेशन की बात कही है जो इसमें नहीं लिखा है, इसे हाँ यस,
इसका नाम था जफरुल हसन। इस योजना को कहा जाता है अलीगढ़ योजना। ध्यान से सुनिएगा, अलीगढ़ योजना, कहीं आप टॉपिक मिस ना करें, इसलिए किताब से एक एक चीज़। अलीगढ़ योजना इसे कहा जाता है और इसे देने का था जफरुल हसन, सॉरी हुसैन नहीं, जफरुल हसन, और इनके साथ थे हुसैन कादरी। कौन था? ध्यान रखिएगा, हुसैन कादरी। ये दो लोगों ने इस योजना को कहा जाता है अलीगढ़ योजना, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हैदराबाद और इसके साथ बंगाल, इनको कहा था कि ये 4 भागों में बांट देना चाहिए पाकिस्तान, भारत को। अब भारत में मुस्लिम ज़्यादा सुरक्षित है। देखिए गौर से, इस हिंदुस्तान का तो कुछ लेना देना नहीं, है तो इंडिया, सही शब्दों में इंडिया है। पाकिस्तान बन के तैयार हो गया क्योंकि दिमाग में पैदा कर दिया था। जब भारत आज़ाद होता है तो हैदराबाद का निज़ाम भारत में मिलने से मना कर देता है, ये उनके दिमाग में बोझ हो गया। बंगाल के लोगों ने जैसे ही विरोध किया था, वैसे जवाहरलाल नेहरू ने सेनाएं उतारने का निर्णय लिया था, बंगाल अपने आप सरेंडर हो गया था। इनके द्वारा बीज बोए गए थे कि 4 हमें देश अलग चाहिए भारत के अंदर। जूनागढ़ और बात को बड़ी अम्मा बन जाता। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद 3 रियासतें नहीं मिलती। कैसे मिलती हैं आपको बताएंगे, आई बात समझ में? तो ये तो एक अलग ही बात कर रहे थे, भैया हमारे और एक बड़ा राष्ट्र चाहिए हमको, ये 4 राष्ट्र चाहिए भारत के अंदर। मैं तो कहता हूँ पूरे जितने भी भारत में इस समय राज्य हैं 36-37, इन सबको अलग एक देश घोषित कर ले, बहुत विकसित हो जाओगे। साल भर बाद आपका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। चलिए अब मैं इसको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ जो रोज़ की तरह, ताकि आपको लगे कि जो कुछ है फैक्चुअल है, कहीं कहानी नहीं है। चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान की मांग 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। इसलिए लाना पड़ा, किसी ने हमसे ये कहा था किसी कमेंट भाग में कि सर सारे लोग एक ही जैसा रटा रटाया पढ़ा रहे हैं, तथ्यात्मक किसी की बात नहीं हमें समझ में आती। तो मैं आपको तथ्यात्मक बताता हूँ जिसको आप नहीं नकार सकते, NCERT की बात है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम राष्ट्र के अस्तित्व की मांग स्वीकार करी जाएगी, ये सम्मानिता कांग्रेस ने नकार दिया। 23 मार्च 1940 के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने, जो कि पंजाब में शासन कर रहे थे, फजलुल हक जो कि बंगाल में कर रहे थे, कजी खली कुजम्मा, इन्होंने समर्थन किया था। पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था। उसमें कौन कौन से थे हमने आपको इसमें बताया। कांग्रेस ने इस बात को ये कहकर टाला कि यह एक लड़के की सनक है, इसका पाकिस्तान का कोई औचित्य नहीं है, और इसको गांधी जी ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। ठीक, उसी के परिणाम स्वरूप अलीगढ़ योजना आती है, यानी कि इतने राष्ट्र बनने चाहिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ध्यान सुनिएगा, प्रारंभ में पाकिस्तान की राजधानी कराची हुई और मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर नियुक्त किए गए। पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किया गया और वहाँ संसदीय बेहतर है, कम से कम संसदीय लोकतंत्र है। अगर वहाँ शासन नहीं होता, वहाँ का कोर्ट नहीं होता, तो शायद हमारे बगल में रोज आए दिन गृह युद्ध छिड़े होते। पाकिस्तान को इस्लामी राज्य घोषित किया गया, लेकिन संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की। परंतु 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद, पूरी स्पष्ट समझ लीजिएगा, संविधान की धाराओं के अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया। पाकिस्तान का पहला संविधान 23 मार्च 1956 को लागू हुआ, जिसके अनुसार जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा को पहला अस्थायी प्रेसिडेंट चुना गया। जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को पाकिस्तान संविधान रद्द करके फौजी शासन की स्थापना, यही तो होना था। आशक हुआ क्या भारत में? नहीं, यही अंतर था दोनों में, जो दिसंबर 1971 तक चला। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाकर फिर तख्ता पलट दिया। 25 मार्च 1970 को जनरल याहिया खान ने जनरल अयूब खान का स्थान ले लिया। दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में हारने के बाद जनरल याहिया खान को सत्ता से हटाकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ ताकि जिस उद्देश्य से आप गए थे, अपना तो चले गए, आपने वहाँ पर लोगों का जीवन नरक कर दिया। सुनिए सुनिए और सुनिए, आपको तो किताबें पसंद है तो लीजिए, किताब लीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो को हाथ में सौंप दिया। पाकिस्तानी शासकों ने पिछले सालों में भारत के प्रति संघर्ष और टकराव की जो नीति बढ़ती, उसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1948-49, दूसरा 1965, तीसरा 1900, फिर अगस्त 1965, चौथा 1971 और फिर 98-99, यानी 5 युद्ध, कारगिल युद्ध।
पाकिस्तानी शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का उपनिवेश जैसा भाव मानकर उनके प्रति जो भेदभावपूर्ण बरती, उसके परिणाम स्वरूप 18 अप्रैल 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना भाई कहता था। उस भाई ने कहा तुम पागल हो, मैं भारत को नहीं छोड़ सकता, बकवास है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम खुद ही रोज तख्ता पलटे रहते हो। इस आधार पर बांग्लादेश ने स्वतंत्र राष्ट्र अपने को घोषित किया। बांग्लादेश पर बलात् अधिकार करने वाली पाकिस्तानी सेनाओं ने, सुन लीजिएगा, 16 दिसंबर 1971 को ढाका में भारतीय सेनाओं के सामने बंगाल देश की मुक्त वाहिनी की संयुक्त कमान के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण घुटने के बल किया, किताब कह रही। साथ ही 26 महीने बाद 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बंगाल को मान्यता प्रदान कर दी। बांग्लादेश के निर्माण के फलस्वरूप पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य अब पश्चिमी पाकिस्तान तक सीमित रह गया है। बांग्लादेश भी भारत की भांति एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। किताब भी मैं रोज़ सुनाऊंगा, ये ज़रूरी था ताकि आपको एहसास हो कि यहाँ पर खड़े होकर केवल बोल देने से नहीं, जो भी चीज़ें वो तथ्यात्मक हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल मैं यहाँ से लेता हूँ, भाषा मेरी होती ताकि मेंस और इंटरव्यू में आपके काम आ सके। ठीक, तो ना तो कहीं से लिया हुआ ना कहीं से दिया हुआ, इसे स्पष्ट तौर पे जो भी चीज़ कही जाए उस पर अड़िग होकर बात करी जा सके, वो बात हम आपसे कर रहे हैं। ठीक, तो ये था। अब तो नहीं कहेंगे ना पाकिस्तान के बारे में, कैसे जन्मा पाकिस्तान। चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन जिम्मेदार था आखिर पाकिस्तान बनने के लिए। कौन था 1948 में खून के बदले खून लेने के लिए तैयार हो गया था। कौन था जो वहाँ से लाशें भेज रहा था। कौन यहाँ था जो यहाँ से लाशें भेज रहा था। कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में केमिकल लोचा था और उसी का परिणाम ये दो देश हैं। मैं तो बड़ा दुखी हूँ। गांधी जी भी बहुत दुखी थे जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को गांधी ने कहा था कि भले ही आज हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन जैसा राष्ट्र हम चाहते थे वैसा राष्ट्र नहीं मिला, क्योंकि किसी के निहित स्वार्थों ने इस देश का टुकड़े टुकड़े कर डाले। और आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे आप कहा करते हो, वो भी भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मत करो यार टुकड़े। हम पहले से बहुत दुखी हैं। हमारा भाई आज बहुत दुखी, इसलिए हम और दुखी हैं क्योंकि वो अंतर कलह में जूझ रहा है। खूब आप गाली दे लो, लेकिन है तो अपना भाई। ठीक है, तो प्रेम मत दिखाइए कि कल चल लिए चले पाकिस्तान घूम आई, वो छाऊं छोटा कर देंगे, वो आपको नहीं स्वीकार करते। वो आपके लिए नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में, हम इंडियंस मुस्लिमों के लिए वो क्या लिखते हैं, शब्द क्या लिखते हैं, हमें वो लोग क्या नाम से संबोधित करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। हम इतने अच्छे हैं उनके लिए, लेकिन विश्वास है कि भारत में उनके लिए किसी के मन में बैर नहीं है। और बैर की वहाँ पर भावना किसने पैदा करी, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक, काम मत चलाइएगा, आप अपना काम करिए। मैंने आपसे कहा ना, जैसा आप चाहते हैं संसार, पहले अपने को ऐसा बदल लीजिए, क्योंकि जैसा आप दिखेंगे वैसा ही संसार आपको दिखेगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। मस्त एंजॉय करते हुए पढ़ते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिएगा, मैं पढ़ाता रहूँ। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।